आज हम कक्षा 12 का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति व विशेष क्षेत्र इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल को पढ़ने से पहले हमें भूगोल के बारे में जानना जरूरी है। हालांकि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और हमने इसको विस्तार से पढ़ा है। भूगोल वह शाखा है जिसके द्वारा पृथ्वी के तल तथा उसके ऊपरी या उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है। जहाँ पे भूगोल के अंदर हम पृथ्वी के तल को और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन करते हैं। ये विभाग महाद्वीप, पर्वत, देश, नगर, द्वीप, समुद्र, झील, चैनल्स या जल भूमध्यवन आदि हो सकते हैं। ये जो भूगोल शब्द जो दिया था, ये सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया था भूगोल। और ये शब्द कहाँ से निकला? ज्योग्राफिया से। इन्होंने शब्द दिया था ज्योग्राफिया, इसी को इस्तेमाल किया गया भूगोल के रूप में। ये शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया था। भूगोल की जो मूल दो शाखाएं, वो आधारभूत शाखाएं हैं, दो हैं। वो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हमने कक्षा 11 में पढ़ लिया है। इस वर्ष कक्षा 12 के अंदर हम मानव भूगोल को पढ़ेंगे। आज उसी को जो पहला चैप्टर है जिसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल का अर्थ यहाँ पे देखें। मानव भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण और मानव के कार्यकलापों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी वापस समझने का प्रयास करें, मानव भूगोल के अंतर्गत किसको किसको पढ़ा जाता है? भौगोलिक वातावरण और मानव के कार्यकलापों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इनकी अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं दे रखी हैं। एक विद्वान है इनका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किन दो सेक्टर को जोड़ा है? मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। ये जो परिभाषा इन्होंने उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में दी है। और फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। उन्हीं की एक शिष्या जो अमेरिकी भूगोलविद हैं, एलन सैंपल, उन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ भी मानव भूगोल को समझाते हुए इन्हें चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन माना है मानव भूगोल को। एक और विद्वान जो है विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव मानव जाति और मानव समाज पर प्रगाढ़ रूप से पड़ता है। यानी मानव जाति और मानव समाज भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव के बिना नहीं रह सकती, एक प्रभाव इनको पड़ता ही पड़ता है। इन्होंने संभववाद की विचारधारा भी दी और संभववाद की विचारधारा देने वाले विद्वान विडाल डी ला ब्लास ही हैं। फ्रेंड्स, तीन शब्द आते हैं, नीतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद। इनके अंदर कहा जाता है, जब नीतिवाद है उसमें प्रकृति को मुख्य माना जाता है और मानव को गौण माना जाता है, जबकि संभववाद में मानव को मुख्य माना जाता है, केंद्रीय बिंदु माना जाता है, और प्रकृति को सहायक के रूप में माना जाता है। एक और आता है शब्द जो आज इसको प्रयुक्त ले जाता है आज का, नवनीतिवाद। इसमें मानव और प्रकृति दोनों को सामंजस्य से चलने की बात की गई है, दोनों को बराबर की हिस्सेदारी मानी जाती है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। तो मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से दर्शाना मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है। मानव भूगोल के क्षेत्र में, इसके अंदर बात करें, मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की केंद्रीय भूमिका मानकर करता है।
ये मानव भूगोल की प्रकृति थी। अब हम देखेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक संगठन, कालिक अनुक्रम एवं प्रदेशों के आपसी संबंधों का अध्ययन शामिल किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के विषय क्षेत्र इसके हैं। मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, ये भी जानना जरूरी है। धीरे धीरे इसका विकास कैसे हुआ, इसको अलग अलग कालों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। इस भूगोल के अध्ययन को व्यवस्थित करने के लिए ये जो प्रयास किया उन्होंने व्यवस्थित किया वो है हिकेटियस। हिकेटियस ने विश्व में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इस कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी जो प्रश्न का एक उत्तर मिलता है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, वो कौन है, हिकेटियस। अब मैं बात करूंगा मानव भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ। मानव भूगोल के विकास को समझने के लिए या अध्ययन की दृष्टि से इसको देखें, 3 युगों में विभक्त किया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले प्राचीन काल। प्राचीन काल में लोग जंगलों में प्रकृति के बीच अपने हाल में रहा करते थे। उनका अलग अलग विभिन्न समाजों के बीच में कोई तालमेल नहीं था या कोई उनकी समझ नहीं थी, कोई उनके बीच में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं थी। उनका एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। अलग अलग समाजों के बारे में आना जाना ही नहीं हो रहा था, मिलना नहीं हो रहा था, तो उनके उन तक सीमित समझ थी, उनका ज्ञान सीमित था। प्राचीन काल में तकनीकी विकास निम्न स्तर का था। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में, इस काल में क्या हुआ, धीरे धीरे जो मानव समाज है वो नौका चालन करने लग गया। नदियों के किनारे तो वैसे रहते ही थे, उन्होंने नौका चालन करने से क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। इससे वो अन्य समाजों या अन्य देशों के बारे में उनके रहस्य खुलने लग गए। धीरे धीरे वहां के नौका चालन करने लगे। अन्वेषण के साथ तकनीकी विकास भी हुआ, तो देशों के बारे में अलग अलग जानने लगे, अलग अलग समाजों के बारे में जानने लगे। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों का वैश्विक ज्ञान प्रकाश में आया। यहाँ पे अलग अलग जगहों पर जाने से, अन्य समाजों से मिलने से एक दूसरे के बारे में जानकारियां, अन्वेषण समझ में आए और कई सारी चीजों की जानकारी नहीं मिली। इस काल में अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। तीसरे जो काल में बांटा वो है आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर और रेडजल आदि ने की है। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। वहां बहुत विद्वान हुए, विडाल डी ला ब्लांच, ब्रोन्स, फ्रेबे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हो गया था। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नीतिवादी, संभववादी और नवनीतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। यहाँ सभी चीजों को देखकर अध्ययन किया गया, नीतिवादी, संभववादी और नवनीतिवादी के हिसाब से। नीतिवाद में मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीतिवाद में प्रकृति और संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना गया है। जबकि नवनीतिवाद में, जिसको हम कहते हैं ये आधुनिक या 21वीं सदी के अंदर इसी को देखा जाता है, नवनीतिवाद को, इसके अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया गया है। यानी प्रकृति पर और मानव, प्रकृति और मानव दोनों पारस्परिक संबंध से ही आगे बढ़ रहे हैं। न प्रकृति गौण मुख्य है, न मानव गौण मुख्य है, दोनों एक दूसरे से सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो विचारधारा थी नवनीतिवाद की, उसको रुको और जाओ नाम से भी जाना जाता है। और ये नवनीतिवाद के जो प्रवर्तक थे वो हैं अमेरिका के ग्रिफिथ टेलर। नवनीतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। मैंने ये पहला प्रयास है, पहली बार प्रयास भी किया है, समझाने का प्रयास किया है किस तरह से मानव भूगोल की प्रकृति और विशेषता हैं। और निश्चित ही ये जो प्रश्न है पीछे जो दिए हुए हैं, इनके उत्तर भी आपको इस
अध्ययन के दौरान मिल गए होंगे। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? आपको मिल चुका होगा जवाब। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी प्रकृति के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी? ये भी आपको जवाब मिल गया। नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ये भी आपको जवाब मिल गया। निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? ये भी आपको अंदर जवाब दे दिया गया है समझाते हुए। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम बताइए। ये भी अंदर जवाब दे दिया गया है। हेडज़ल की पुस्तक का नाम बताइए। संभववाद की विचारधारा किसने दी? आपको इन सभी चीजों को समझाने के लिए ये पहला प्रयास था। इसको तैयार किया गया है। आपके कमेंट आपके मुझे आगे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं या आगे चाहे कुछ आगे अध्ययन को बढ़ाने के लिए। आपको पढ़ाने के लिए मुझे नया विस्तार देना चाहिए, आगे और पाठों को तैयार करना चाहिए। ये आप कमेंट करेंगे, उस पे ही मुझे पता चलेगा। और भी आप मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार क्योंकि हम तो ओनली ऑफलाइन पढ़ाने की आदत बनी हुई है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पहली बार प्रयास किया है और इसमें धीरे-धीरे निखार आता रहेगा। मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल पहुँचे आप तक और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। सरल भाषा में आप तक पहुँचे, बात को पहुँचा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और धीरे-धीरे आपके लिए अब आपके कमेंट ही मुझे आगे किस तरह से आगे बढ़ना है, ये बताएँगे। धन्यवाद।